बोर्ड में पढ़ने वाले विद्यार्थी, सभी विद्यार्थियों को हमारे फिंगर टिप रिवीजन क्लास में स्वागत है। और यहाँ पर आपके बोर्ड की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी हो चुका है। बोर्ड की परीक्षाओं के टाइम टेबल जारी होने के साथ ही साथ आपको अब ये चिंता शुरू हो गई कि हमको किस सिरे से पढ़ाई शुरू करना है। तो आपको कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ के अच्छे नंबर लाना है, ये बताया जाएगा आपको इस वीडियो में। यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी आपका जीव विज्ञान विषय। सबसे पहले मैं आपके लिए स्टार्ट करूंगी, यहाँ पर शुरू करूंगी, वो है आपका जीव विज्ञान विषय। और मैं सबसे पहले जीव विज्ञान विषय पढ़ाऊंगी आपको। वो जीव विज्ञान विषय यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी विषय पढ़ने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो विषय हम पढ़ रहे हैं उस विषय का सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा। हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट देखेंगे तो छत्तीसगढ़ बोर्ड में जीव विज्ञान जो विषय है, जीव विज्ञान विषय को 5 भाग में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो भाग है वो है प्रजनन। सबसे पहला जो भाग है वो है प्रजनन, जिस भाग से आपको 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा भाग जो है वो है आनुवांशिकी तथा विकास। आनुवांशिकी तथा विकास, इससे भी आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछेंगे। और तीसरा जो 5 नंबर का प्रश्न है वो आएगा जीव विज्ञान और मानव कल्याण। जीव विज्ञान व मानव कल्याण, इससे आपका आने वाला है 5 नंबर का प्रश्न। अब हम पहले विगत वर्ष के प्रश्न देखेंगे और विगत वर्ष के प्रश्न देखने के बाद हम निर्धारित करेंगे कि हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो मुख्यतः हिंदी मीडियम के बच्चों को लेकर के बनाया जा रहा है। हिंदी मीडियम के बच्चों को अक्सर शिकायत रहती है कि हिंदी मीडियम के लिए कोई वीडियो नहीं बनता है, तो ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रजनन। प्रजनन से 5 नंबर के कौन कौन से प्रश्न आए हैं। सन 2024 में, पिछले साल, प्रजनन से जो 5 नंबर का पहला प्रश्न आया था वह था शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन को आपको पूर्णतः बताना था और इसके या में था अंडाणु जनन। सन 2023 में जो प्रश्न आए थे मैं वो आपको बता देती हूँ। तो सन 2023 में जो प्रश्न आए थे वो प्रश्न थे प्रारूपिक भ्रूणपोष का चित्र बनाना था। प्रारूपिक भ्रूणपोष का चित्र बनाना था और या में आया हुआ था प्रारूपिक बीजांड का चित्र बनाना था। फिर 2022 में जो प्रश्न आए थे उसमें आया था नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र, और या अथवा में आया था मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। फिर 2021 में जो प्रश्न आया था वो था प्रारूपिक भ्रूणपोष का चित्र तो आया ही था, एक और प्रश्न उसमें साथ में जुड़ गया था परागकण। परागकण का नामांकित चित्र बनाना था। तो ये सारे प्रश्न जो है वो पूछे जा चुके हैं। अब हम सबसे पहले सोचते हैं कि जो 2024 में प्रश्न आया था वो इस साल नहीं आएगा, लेकिन शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन एक ऐसा प्रश्न है जो किसी न किसी रूप में पूछेगा। यदि 5 नंबर में नहीं पूछेगा तो हो सकता है कि किसी सेट में केवल शुक्राणु जनन को पूछ दे और किसी सेट में केवल अंडाणु जनन को पूछ दे, या किसी सेट में शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन दोनों के बीच में अंतर को पूछ दे। ऐसा भी हो सकता है। प्रारूपिक भ्रूणपोष के साथ भी ऐसा हो सकता है कि चित्र बनाओ, अलग अलग सबका चित्र बनाने भी आ सकता है 3 नंबर के प्रश्न में।
इसीलिए इन सब चीजों को हम फिर से दोहराएंगे और फिर से दोहराते हुए पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो भी मैं आप लोगों को इसके साथ ही साथ बताते जाऊंगी। तो अभी मैं सबसे पहले आपको जो प्रश्न जिसके बारे में बताना चाहूंगी वो मैं आपको बताऊंगी शुक्राणु जनन। तो सबसे पहले आप देखेंगे शुक्राणु जनन। अब हम शुक्राणु जनन की प्रक्रिया देखेंगे। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया वृषण में होती है। वृषण नर जनन अंग है और मुख्य नर जनन अंग है वृषण। और इस वृषण में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। शुक्राणु जनन किसको कहते हैं? वृषण की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बार बार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहा जाता है। शुक्र जनन के लिए 4 पद हैं। पहला पद है प्रविभाजन प्रावस्था, जिसको हम पहले पद को हम कहते हैं प्रविभाजन प्रावस्था। इस प्रविभाजन प्रावस्था में वृषण की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनकी कोशिकाएं जो द्विगुणित हैं, इन कोशिका में बार बार समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के द्वारा ये संख्या में बढ़ती जाती हैं। इस प्रकार से बार बार इनमें समसूत्री विभाजन हो रहा है और समसूत्री विभाजन से ये अपनी संख्या में बार बार बढ़ रही। इसके बाद दूसरी जो अवस्था आती है वो कहलाती है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में इनमें से कुछ कोशिकाएं जो होती हैं, ये कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं और इन्हें प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं कहा जाता है। प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं इनको कहा जाता है। और ये जो प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं हैं, इन प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसे ही हम कहते हैं अर्धसूत्री प्रावस्था। अर्धसूत्री विभाजन हुआ, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई और ये जो सेल बना, कोशिका बनी, इसको हम कहते हैं द्वितीयक शुक्र कोशिका। इसे हम कहते हैं द्वितीयक शुक्र कोशिका। इस द्वितीयक शुक्र कोशिका में फिर से विभाजन होता है और एक प्राथमिक शुक्र कोशिका से अब 4 कोशिका बन गई। द्वितीय विभाजन के बाद जिन कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, इसे हम स्पर्मेटिड कहते हैं। इस स्पर्मेटिड से में कायांतरण की प्रक्रिया होगी। चौथा जो पद है वो चौथा पद है कायांतरण, और स्पर्मेटिड में कायांतरण की प्रक्रिया होगी। इस जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उसके 3 भाग होते हैं, हेड, टेल और हेड, नेक और टेल। ये देखिए, तो जो स्पर्मेटिड हैं वो हेड, नेक और टेल में इस तरह से शुक्राणु का रूप धारण करते हैं, शुक्राणु के रूप में कायांतरित होते हैं। ये बन गए अंत में शुक्राणु। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक प्राथमिक शुक्र कोशिका से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। ये आप फिर से एक बार रिवीजन कर दीजिए। सबसे पहले जो वृषण की कोशिकाएं होती हैं, वृषण की उन कोशिकाओं में विभाजन शुरू होता है और ये विभाजन जो है वो कैसा है? समसूत्री विभाजन है, जिसको हम प्रविभाजन प्रावस्था कहते हैं। ये देखिए, यहां से लेकर के यहां तक प्रविभाजन प्रावस्था है। इसके बाद इसकी कुछ कोशिकाओं में वृद्धि हो गई, तो ये जो है ये दिख रहा है आपको वृद्धि प्रावस्था। फिर तीसरा
अर्धसूत्री विभाजन प्रावस्था। यहाँ पर प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के कारण से एक प्राथमिक शुक्र कोशिका से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। फिर इस स्पर्मेटिड में कायांतरण की प्रक्रिया होती है और इस कायांतरण की प्रक्रिया से स्पर्मेटिड शुक्राणु में बदल जाते हैं। शुक्राणु जनन में एक बात आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक शुक्र कोशिका से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। मुझे लगता है कि ये आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सबने अच्छे से इसको नोट भी कर लिया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब अंडाणु जनन।